आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं बंगला के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखित उपन्यास चरित्रहीन। पश्चिम के एक बड़े शहर में इस समय ठंड पड़ने ही वाली थी। परमहंस रामकृष्ण के एक शिष्य किसी अच्छे काम की सहायता के लिए भिक्षा मांगते हुए इस शहर में आ धमके थे। वे जिस सभा में भाषण देंगे, उपेंद्र को उसका सभापति बनाना होगा और उन शिष्य की मर्यादा के अनुकूल एक कार्यक्रम बनाना होगा। इसी प्रस्ताव को लेकर एक दिन प्रातःकाल कॉलेज के छात्रों के एक दल ने उपेंद्र को पकड़ा। उपेंद्र ने पूछा, पर कौन सा अच्छा काम है, जरा मैं भी तो सुनूं। छात्रों ने कहा, यह तो अभी मालूम नहीं हुआ है। स्वामी जी ने केवल अभी इतना ही कहा है कि सभा में ही उस विषय को वे विस्तार से समझा कर कहेंगे, इसलिए सभा बुलाई जा रही है। उपेंद्र ने और कोई प्रश्न नहीं किया। वे सहमत हो गए। ऐसा करना उनके स्वभाव का एक अंग ही बन गया था। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं उन्होंने ऐसे सम्मान के साथ पास की थीं कि विद्यार्थी समाज उनको बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखता था। इसे वे भी जानते थे। इसीलिए किसी भी कामकाज में मुसीबत आ पड़ने पर उपेंद्र मोहवश उनके अनुरोध को नहीं टाल सकते थे। विश्वविद्यालय की सरस्वती के कृपा पात्र होने के बाद कचहरी की लक्ष्मी की सेवा में लग जाने पर भी बच्चों के जिम्नास्टिक के अखाड़े से लेकर फुटबॉल, क्रिकेट के मैदान और डिबेटिंग क्लब तक के ऊंचे स्थान पर पहले की तरह उन्हें बैठना पड़ता था। पर आज लोग जिस सभा के सभापतित्व का प्रस्ताव लेकर आए थे, उसमें जाकर सभापति के आसन पर चुपचाप बैठ जाना तो नहीं था, कुछ न कुछ बोलना अवश्य था। एक आदमी की ओर ताक कर वे बोले, अरे भाई, सभा में कुछ तो बोलना चाहिए ना जी। किसी सभा के उद्देश्य के संबंध में बिल्कुल अंधकार में रहकर उसका सभापतित्व करना क्या अच्छा होगा? मैं तो यह ठीक नहीं समझता। तुम्हारा क्या विचार है? उनका प्रश्न बहुत ही उचित था, लेकिन उनमें से किसी को कुछ न पता था। बाहरी आंगन में फूलों से लदे हुए एक पुराने अड़हुल के वृक्ष के नीचे विद्यार्थियों का वह दल उपेंद्र को मध्य में बैठाकर जब संसार के सब अच्छे कामों और कार्यक्रमों की सूची बनाने में रत था, उसी समय दिवाकर के कमरे से एक आदमी चुपचाप सबकी आंखें बचाकर बाहर निकला। दिवाकर उपेंद्र का ममेरा भाई है। बचपन में माता पिता का देहांत हो जाने के कारण वह ननिहाल में पला बढ़ा था। बाहर एक छोटी कोठरी थी, उसमें वह दिन में पढ़ता और रात में सोता था। उसकी उम्र 19 वर्ष थी। FA पास कर BA में पढ़ रहा था। उपेंद्र की दृष्टि इस कन्नी काट कर भागने वाले पर पड़ते ही वे जोर से पुकार उठे, सतीश, तू चुपके चुपके भाग रहा है, इधर आ, इधर। पकड़े जाने पर लजाता हुआ सतीश निकट आकर खड़ा हो गया। उपेंद्र ने पूछा, इतने दिन तो दिखाई नहीं पड़ा? संकोच दूर कर सतीश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इतने दिन यहाँ नहीं था उपेंद्र भैया, मैं चाचा के पास इलाहाबाद चला गया था। वह कुछ कहना ही चाहता था कि इतने में एक फ्रेंच कट दाढ़ी और अल्बर्ट फैशन के बालों वाला चश्माधारी युवक एक आंख मारकर और दांतों को बाहर निकाल कर बोल उठा, क्यों, क्या आपके मन को कुछ गहरी चोट लगी है? इस साल भी उसे एंट्रेंस में बैठने नहीं दिया गया था। यह बात सभी जानते थे, इसीलिए वह बात भद्दी और बेढंगी लगी। सबने लज्जा से सिर नीचा कर लिया। उसका यह व्यंग बाण किसी को भी अच्छा ना लगा। कहीं से जरा भी सहारा न पाकर चुटकी लेने वाले को चुप हो जाना पड़ा। पर सतीश ने उसके बदले मुस्कुराते हुए कहा, भूपति बाबू, जिसके मन होता है उसे ही चोट लगती है, पर पास करने की आशा कहिए या इच्छा, मैंने तो तभी छोड़ दी जब अपना होश संभाला। केवल पिताजी नहीं छोड़ सकते थे, इसीलिए यदि मानसिक क्लेश के कारण किसी को घर बार छोड़ने की आवश्यकता थी तो उन्हीं को थी, पर वे तो आनंद से बैठे वकालत करते हैं। मगर चाहे जो कहो उपेन भैया, अब की बार उनकी भी आंखें खुली हैं। सबके सब हंस पड़े। वैसे इसमें हंसी की कोई बात न थी, लेकिन भूपति बाबू की भद्दी हंसी सतीश का मन नहीं दुखा सकी। इससे सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। उपेंद्र ने पूछा, तो इस बार तूने पढ़ना लिखना बिल्कुल ही छोड़ दिया? सतीश ने कहा, मैंने उसे पकड़ा ही कब था जो उसे आज छोड़ दूंगा? सच कहता हूँ उपेंद्र भैया, मैंने किसी दिन पढ़ाई लिखाई को नहीं पकड़ा था, बल्कि उसी ने मुझे पकड़ा था, और अब तो उस बवाल से मेरा पिंड एकदम ही छूट गया। अब ऐसे स्थान पर जाकर रहूंगा जहाँ स्कूल पाठशाला का नाम निशान तक न हो। उपेंद्र ने कहा, लेकिन कुछ तो करना चाहिए, आदमी बिल्कुल बेकार नहीं रह सकता और न बेकार रहना ही चाहिए। सतीश ने कहा, नहीं, बेकार नहीं रहूंगा। इलाहाबाद से एक नया विचार लेकर आया हूँ, एक बार अच्छी तरह से प्रयत्न करके देखूंगा कि कहाँ तक सफलता मिलती है।
वह कौन सा विचार लेकर आया है यह सुनने के लिए सब उसके मुंह की ओर देखने लगे। यह देख वह लज्जा से सिर नीचा कर बोला, मेरे गांव में मलेरिया के ही समान हैजा भी भीषण रूप में फैला करता है। कभी कभी तो 5-7 गांवों तक में एक भी डॉक्टर नहीं मिलता। मैं वहां जाकर होम्योपैथिक डॉक्टरी शुरू कर दूंगा। मरने से पहले मेरी माँ मुझे कई हजार रुपए दे गई थी, वे मेरे पास ही हैं। उन्हीं से अपने घर पर ही एक डिस्पेंसरी खोल दूंगा। उपेंद्र भैया, यह हंसी की बात नहीं है, तुम देखते रहना, मैं अवश्य डिस्पेंसरी खोलूंगा। पिताजी को भी मैंने मना लिया है। उनसे मैंने कहा है कि महीने 2 महीने बाद कलकत्ता जाकर होम्योपैथिक स्कूल में भर्ती हो जाऊंगा। उपेंद्र ने पूछा, महीने 2 महीने बाद क्यों? सतीश ने कहा, कुछ काम है। दक्षिण टोले के नवनाट्य समाज में से कुछ आदमियों ने निकलकर एक अलग दल स्थापित किया है। हमारे विपिन बाबू उसके मुखिया हैं। तार पर तार भेजकर उन्होंने ही मुझे बुलाया है। मैंने उन्हें वचन दे दिया है कि उनकी कंसर्ट पार्टी का पूरा प्रबंध कर करा के ही मैं दूसरे किसी काम में हाथ डालूंगा। यह सुनकर सभी जोर से हंस पड़े। सतीश भी हंसने लगा। जब हंसी का फव्वारा कुछ धीमा पड़ा तब सतीश ने कहा, वंशी बजाने वाले की कमी थी, उसी के लिए दिवाकर के पास आया था। यदि वह थिएटर में बांसुरी बजाकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दे तो फिर मुझे अधिक भाग दौड़ न करनी पड़े। उपेंद्र ने पूछा, वह क्या कहता है? सतीश ने कहा, क्या कहेगा, परीक्षा का रोना रोता है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि लोगों की 2 साल की पढ़ाई एक ही रात की लापरवाही में कैसे नष्ट हो सकती है। मैं तो कहूँगा कि वास्तव में जिनकी पढ़ाई एक रात में न पढ़ने से नष्ट हो जाती है, उनको पढ़ना लिखना ही छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार पास होने में जो मान समझते हो समझें, मैं तो कुछ नहीं समझता। भैया तुम अप्रसन्न मत होना, मैं तुम्हें जितना जानता हूँ उसकी चौथाई भी ये लोग नहीं जानते। जिम्नास्टिक के अखाड़े से लेकर फुटबॉल और क्रिकेट के मैदान तक बहुत दिन तुम्हारा शिष्य रहा हूँ। तुम्हारे साथ साथ घूमकर बहुत दिन बहुत प्रकार तुम्हारा समय नष्ट होते देखा है। बहुत सी परीक्षाएं देते भी तुम्हें देखा और भली भांति पास कर छात्रवृत्ति पाते भी देखा, लेकिन किसी दिन तुम्हें परीक्षा की दुहाई देते नहीं देखा। उपेंद्र ने बातों के सिलसिले को यहीं समाप्त करने की इच्छा से कहा, लेकिन सतीश, मैं तो वंशी बजाना नहीं जानता। सतीश ने कहा, मैं भी कई बार सोचता हूँ कि तुमने इस कला को क्यों नहीं सीखा। इसका मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। खैर, यह बताओ कि तुम्हारी इस दोपहर की सभा का उद्देश्य क्या है? जाड़े की धूप, पीठ तो सह सकती थी, पर सबने सिर पर चादर लपेट रखी थी। सभा खूब जमी थी। दिन कितना चढ़ चुका है, इस ओर किसी का ध्यान भी नहीं था। सतीश की बात सुन, समय की ओर देख, सबके सब चौंक कर उठकर खड़े हो गए। चलने से पहले भूपति ने पूछा, हाँ तो उपेंद्र बाबू क्या कहते हैं? उपेंद्र ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्वामी जी का उद्देश्य यदि पहले से ज्ञात हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। बिल्कुल मूर्ख के समान कहीं जाते संकोच सा मालूम होता है। भूपति ने कहा, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया, बल्कि कहा कि जटिल और दुर्बोध विषय को जब तक भली भांति समझाकर कहने का अवसर न मिले तब तक उस विषय में कुछ न कहना ही अच्छा है। उसका परिणाम अच्छा ना होकर अधिकांश अवसरों पर ठीक नहीं होता। चलते चलते बातें ही हो रही थी। सब लोग बाहर आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। सतीश ने पूछा, आखिर बात क्या है उपेंद्र भैया? उपेंद्र को रोककर भूपति ने कहा, सतीश बाबू, आपको भी चंदा देने वालों की लिस्ट में नाम लिखना पड़ेगा। आपके प्रश्न का उत्तर इस समय हम लोग ठीक ठीक नहीं दे सकेंगे। परसों संध्या समय कॉलेज हॉल में आइए, वहीं स्वामी जी स्वयं बात में बतलाएंगे। सतीश ने कहा, तो भूपति बाबू, मैं समझने से बाज आया, परसों हम लोगों का पूरा रिहर्सल होने वाला है, मेरे रहे बिना काम नहीं चलेगा। भूपति ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, अं, आप क्या कहते हैं? नाटक थिएटर की एक साधारण सी हानि के भय से आप ऐसे महान कार्य में सहयोग नहीं देंगे? भाई, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? सतीश बोला, लोग तो बिना सुने ही बहुत कुछ कहा करते हैं। औरों की बात जाने दीजिए, अपने को ही देखिए। बिना कुछ जाने बूझे इस कार्यक्रम को आप लोग व्यर्थ ही में कितना महत्व दे रहे हैं। यदि मैं उतना महत्व ना दे सकूं तो क्या मैं इसके लिए दोषी करार दिया जा सकता हूँ? मैं तो जो कुछ जानता हूँ, जिस काम की भलाई बुराई को समझता हूँ, उसकी उपेक्षा करके, उसको नष्ट करके एक अनिश्चित काल्पनिक महत्व के पीछे दौड़ना पसंद नहीं करता। उपस्थित छात्र मंडली में उम्र और शिक्षा के विचार से भूपति बाबू ही सबसे बड़े थे, अतः वे ही बातें कर रहे थे। सतीश की बात पर हंसकर वे बोले, सतीश बाबू, स्वामी जी जैसे महान व्यक्ति अच्छी ही बात कहेंगे, उनका उद्देश्य अच्छा ही होगा। इस पर विश्वास करना तो कुछ कठिन काम नहीं है। सतीश ने कहा, माना कि किसी के लिए कठिन ना हो,
देखिए ना, मैट्रिक पास करना कोई कठिन नहीं है। फिर भी पास करना अलग रहा। 3-4 वर्षों में मैं उसके पास तक भी न फटक सका। अच्छा, यह तो बताइए, क्या आपने इन स्वामी जी को पहले कभी देखा है अथवा इनके संबंध में कभी कुछ सुना है? सबने स्वीकार किया कि कोई कुछ नहीं जानता। सतीश ने कहा, लीजिए, गिरवे वस्त्र के सिवा उनके पास और कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है। फिर भी आप लोग उनके पीछे पागल हो रहे हैं। मैं अपना काम बिगाड़ कर उनका भाषण सुनना नहीं चाहता, इसलिए सभी मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। भूपति ने कहा, सतीश बाबू, क्यों नाहक पागल हो रहे हो? इन गिरवे कपड़े वालों ने संसार को बहुत कुछ दिया है। खैर, आप इसमें शरीक नहीं होना चाहते, इससे मैं अप्रसन्न नहीं हूँ। केवल मुझे दुख है, संसार की सारी चीज़ें सफाई और गवाही को साथ लेकर नहीं आती। इसीलिए यदि उन्हें व्यर्थ समझकर छोड़ दिया जाए तो हमें बहुत सी चीज़ों से वंचित रह जाना पड़ेगा। अच्छा, आप ही कहिए, जब संगीत में सा रे गा मा साधते थे तो आपको उसमें कितना रस मिलता था? उसकी कितनी भलाई बुराई समझते थे? सतीश, यही तो मैं कहता हूँ कि यदि संगीत का कोई उन्नत आदर्श मेरे सामने ना होता, यदि मधुर रसास्वादन की आशा मुझे ना होती, तो इतना कष्ट उठाकर सारे गामा कभी न साधता। वकालत में अगर आपको रुपए की इतनी तेज गंध न मिली होती तो एक बार फेल होकर ही आप उसके प्रयत्न से बाज आते। बार बार यूं जी तोड़कर परिश्रम कर कानून की पुस्तक कभी न रटते। और संभव था कि उपेन भैया भी इतने दिनों तक किसी स्कूल की मास्टरी पाकर संतुष्ट हो गए होते। उपेंद्र हंसने लगे, पर भूपति का मुंह लाल हो गया। ईंट का उत्तर मशीन गन से दिया गया था, यह बात उपस्थित सभी लोग समझ गए थे। क्रोध दबाकर भूपति ने कहा, आपके साथ तर्क करना व्यर्थ है। आप शायद यह भी नहीं जानते कि किसी वस्तु की भलाई बुराई कितनी प्रकार से सिद्ध हो सकती है। बातों ही बातों में सब लोग धीरे धीरे सड़क किनारे बैठ गए थे। सतीश खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, भूपति बाबू, क्षमा कीजिए। 6 प्रकार के प्रमाणों और 36 प्रकार के प्रत्यक्षों की चर्चा इस तेज धूप में नहीं सही जाएगी। इससे अच्छा तो यह हो कि आप शाम के बाद बाबूजी की बैठक में पधारें। वहाँ आधी रात तक वाद विवाद कर सकते हैं। वहाँ नित्य ही प्रोफेसर नवीन बाबू, प्रधान गोविंद बाबू और पुरोहित जी इसी प्रकार के विषयों पर आधी रात तक तर्क वितर्क किया करते हैं। उनके बगल वाले कमरे में मैं रहता हूँ। तर्क वितर्क के दांव पेच और दार्शनिक चालों की बातें सुनते सुनते मेरे कान पक से गए हैं। कानों के साथ साथ मेरे ऊपर भी कुछ कुछ रंग चढ़ने लगा है। पर आज समय पक कर और धरती पर टपक कर मैं सियार और कुत्तों के पेट में नहीं जाना चाहता। इसलिए इस विषय को छोड़कर यदि और कुछ कहना हो तो कहिए, नहीं तो आज्ञा दीजिए, चलूं। सतीश के हाथ जोड़कर विदा मांगने का ढंग देखकर सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। भूपति बाबू जले हुए तो थे ही, सबकी इस हंसी ने मानो ऊपर से नमक डाल दिया। क्रोध के मारे तर्क की डोर हाथ से जाती रही और मुंह में आया कह गए, तो देखता हूं आप ईश्वर को भी नहीं मानते। बात बिल्कुल व्यर्थ थी, एकदम बच्चों की सी हुई, जो भूपति बाबू को भी खटके बिना न रही। सतीश ने भूपति के तमतमाते हुए चेहरे पर एक तीक्ष्ण दृष्टि डाली और फिर उपेंद्र के मुख की ओर देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। बोला, उपेन भैया, इस बार भूपति बाबू कुशलतापूर्वक लक्ष्य पर पहुंच गए हैं। मेरे जैसे 10-12 कुत्ते भी अब इनके पास नहीं फटक सकते। भूपति की ओर देखकर बोला, शाबाश भूपति बाबू, शाबाश। चोर सिपाही के खेल में दौड़ा ना जाए तो घू ही छू लेना ही अच्छा है। इन तीखे व्यंग्यबाणों की चोट से जलकर भूपति उठ खड़े हुए। उपेंद्र ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, भूपति तुम जरा ठहरो, मैं अभी इसे ठीक करता हूँ। क्यों रे सतीश, छू ही छूना, लक्ष्य पर पहुंचना, इन सब बातों का क्या अर्थ है? वास्तव में तेरी आदत जैसी संदिग्ध है, उससे यह संदेह होना बिल्कुल स्वाभाविक है कि तू ईश्वर तक को नहीं मानता। सतीश ने गहरा आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, हाय रे मेरा भाग्य, मैं ईश्वर को नहीं मानता? अवश्य मानता हूँ। आधी रात को जब थिएटर के अखाड़े से अवकाश पाकर घर लौटता हूँ तब मुझे शमशान के पास होकर आना पड़ता है। कहीं कोई आदमी नहीं रहता। उस सुनसान शमशान को पार करते समय मारे भय के मेरी छाती का खून जम सा जाता है। तुम भले आदमियों को इसका क्या पता? हंसते क्या हो पीन भैया? मैं भूत प्रेत को मानता हूँ और ईश्वर को नहीं मानता, भला यह संभव है? उसकी बातों से क्रुद्ध भूपति हंस पड़े। बोले, सतीश बाबू, क्या भूत से डरने का अर्थ ईश्वर को स्वीकार करना है? क्या आपकी दृष्टि में भूत और देवता दोनों एक ही हैं? सतीश ने कहा, बिल्कुल एक। पास पास रख दीजिए तो पहचान न पड़े। केवल मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी, उपेन भैया के लिए भी, और जो शास्त्रकार हैं उनके लिए भी यही बात है। हाँ, जो दोनों में से किसी एक को भी न माने तो उसका कहना ही क्या है। लेकिन जहाँ एक को मान लिया, बस फिर पिंड छुड़ाना कठिन हो जाता है।
मारने के बाद जान नहीं बचती। दुख में, संकट में, विपद में, आपद में कई ओर से सोच कर देखा, भाषण भी बहुत सुना है, पर जो अंधकार पहले था वही अब भी है। छोटा सा एक निराकार ब्रह्म मानो या हाथ पैरों वाले 33 करोड़ देवता मानो, चाहे कुछ भी करो, एक को मानते ही दूसरे भी आ उपस्थित होते हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो सब एक जंजीर में बंधे हुए हों। एक पर जोर डालो या एक को खींचो तो सबकी सब कड़ियाँ खिंच आएंगी। स्वर्ग नरक आ जाएगा, अमर आत्मा भी आ जाएगी। फिर तुम शमशान के देवताओं को कैसे रोकोगे? काली घाट के कंगालों में से एक को चुपके से कुछ देकर क्या तुम अपना पिंड औरों से छुड़ा सकते हो? पल भर में अनगिनत भिखारी आकर घेर लेंगे। ऐसी हालत में आप ही बताइए, भूत से डरूं और ईश्वर को न मानूं? क्या यह कभी संभव है भूपति बाबू? यूं कहते हुए उसने ऐसा मुंह बनाया कि उसे देखकर सबके सब ठठाकर हंस पड़े। कुछ दूर पर खड़े 2 बच्चे भी जोर से हंस पड़े। रविवार की उदास फीकी दोपहरी इन सबकी हंसी से गूंज उठी। उपेंद्र की पत्नी सुरबाला द्वारा भेजा हुआ नौकर, जो दूर खड़े होकर इतनी देर से आप ही बड़बड़ा रहा था, मुंह फेर कर मुस्कुराने लगा। कला के जो बादल घिर आए थे, इस हंसी की आंधी में वे ऐसे उखड़े कि उनका पता ही न चला। सबके सब बातों में इतने रत हो रहे थे कि किसी को पता तक नहीं चला कि दोपहर कब बीत गई। उधर घर में नौकर दाइयों ने मारे भूख प्यास के बहुत देर तक कुड़बुड़ाते रहने के बाद अब चिल्लपो मचाना शुरू कर दिया। रसोईया महाराज तो अब ऐसी नौकरी छोड़कर आज ही कहीं चले जाने की घोषणा कर रहे हैं। 3 महीने बाद कलकत्ता के एक मकान में एक दिन सवेरे के समय नींद टूटने पर सतीश ने बिस्तर पर इधर उधर करवट बदलते हुए अचानक यह निश्चय कर डाला कि वह आज स्कूल नहीं जाएगा। वह होम्योपैथिक स्कूल में पढ़ता था। आज अवकाश मानने के इस संकल्प ने उसके मन में अमृत की वर्षा की और क्षण भर में उसके शिथिल शरीर को बलशाली बना दिया। वह प्रसन्नता से उठ बैठा और चिलम भर लाने के लिए शोर करने लगा। सावित्री घर में आई। वह थोड़ी दूर पर फर्श पर आकर बैठ गई और हंसकर बोली, नींद टूट गई बाबू? सावित्री इस घर की दाई है और घर के सारे प्रबंध की मालकिन भी। उसमें चोरी की आदत न थी, इसलिए खर्च के रुपए पैसे उसी के हाथ में रहते थे। इकहरा बदन, गोरा रंग और ढला हुआ अंग अंग। उम्र लगभग 22-23 वर्ष की होगी, लेकिन देखने में इसे भी कम उम्र की मालूम होती थी। सावित्री स्वच्छ वस्त्र पहनती, होंठ दोनों ओर पान और जर्दा के रस से दिन रात लाल बनाए रहती थी। वह हंसकर बातचीत करना तो जानती ही थी, उस हंसी का मूल्य भी ठीक उसी प्रकार समझती थी। गृह सुख से वंचित डेरे के सभी लोगों के प्रति उसके मन में एक आंतरिक स्नेह ममता थी। हालांकि कोई उसकी प्रशंसा करता तो वह कहती, आप लोगों की टहल टकोरी नहीं करोगे तो आप लोग मुझे क्यों रखेंगे बाबू? इसके अलावा घर जाकर पत्नियों से निंदा करके कहेंगे, डेरे पर ऐसी दाई है जो भरपेट दोनों समय खाने को भी नहीं देती। उस लांछना की अपेक्षा थोड़ा सा परिश्रम अच्छा है। क्या कहकर वह हंसती हुई अपने काम पर चली जाती थी। डेरे में एक सतीश ही ऐसा था जो उसका नाम लेकर उसे पुकारता था। कभी कभी उसके साथ ऐसा वैसा हंसी मजाक करता था और मन में आता तो कभी पुरस्कार भी दे देता था। उसका भी सतीश पर स्नेह कुछ अधिक मात्रा में था। सारा दिन सभी कामकाजों में व्यस्त रहने पर भी इसीलिए सदा एक आंख और एक कान इस सुगठित सुंदर युवक की ओर लगाए रहती थी। डेरे पर सभी लोग इस बात को जानते थे और कोई कोई कौतुक के साथ इसका संकेत करने से भी बाज नहीं आते थे। सावित्री कोई जवाब नहीं देती, मुंह दबाकर मुस्कुराती हुई काम पर चली जाती थी। सतीश ने कहा, हाँ नींद टूट गई। इतना कहकर तकिए के नीचे से उसने 1 रुपया निकालकर उसकी ओर फेंक दिया। सावित्री ने रुपया उठाकर कहा, सुबह सुबह क्या लाना होगा? सतीश ने कहा, संदेश, लेकिन मेरे लिए नहीं, अभी तुम रख लो, रात को अपने बाबू के लिए खरीद कर ले जाना। सावित्री ने गुस्सा करके रुपये को बिस्तर पर फेंक कर कहा, यह लीजिए अपना रुपया, मेरा बाबू संदेश नहीं खाता। रुपयों को फिर फेंक कर अनुरोध के स्वर में सतीश ने कहा, मेरे सिर की सौगंध सावित्री, इस रुपये को तुम किसी प्रकार भी वापस न करना। मैंने सचमुच ही तुम्हारे बाबू को संदेश खाने के लिए दिया है। सावित्री ने मुंह लटका कर कहा, जब तक आप स्त्रियों के समान सिर की सौगंध खिलाते रहते हैं, यह बड़ा अन्याय है। मेरा कोई बाबू वाबू नहीं है, मेरे बाबू आप हैं, आप लोग हैं। सतीश ने हंसकर कहा, अच्छा दे दो रुपया, लेकिन कहो हम लोगों के सिवा यदि कोई और बाबू हो तो मैं उसके सिर की कसम खाती हूँ। सावित्री हंसकर बोली, मेरा बाबू क्या आपकी सौत है जो मुझे उसके सिर की कसम खाने को कह रहे हैं? सतीश ने कहा, मैं उसके सिर की कसम नहीं खा रहा हूँ, न वे मेरे सिर की कसम खा रहे हैं, बल्कि मैं तो उनको संदेश खिला रहा हूँ।
सावित्री ने मुंह फेर कर अपनी हंसी रोकी और अचानक गंभीर होकर कहा, नौकर नौकरानियों के साथ इस प्रकार बात करने से उनको बढ़ावा मिल जाता है, फिर वे मुंह लग जाते हैं। जरा समझ बूझ कर बातें करनी होती हैं बाबू, नहीं तो लोग निंदा करते हैं। यह कहकर उसने रुपया उठा लिया और फिर कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वह फिर लौटी और बोली, इस समय खाना क्या बनेगा? भोजन संबंधी सभी बातों में सतीश एक गुणवान आदमी है। इसका परिचय सावित्री पहले ही पा चुकी थी। अतः प्रतिदिन प्रातःकाल वह एक बार आ जाती और सतीश की आज्ञा लेकर चली जाती थी और स्वयं ही खड़ी रहकर महाराज से सभी कामों को खूब अच्छी तरह पूरा करा लेती थी। इसी समय नौकर चिलम दे गया था। सतीश फिर एक बार करवट लेकर बोला, जो मन हो वही बनवाओ। सावित्री बोली, देखती हूँ। क्रोध भी मौजूद है। दीवार की ओर मुंह फेर कर चिलम पीते हुए सतीश बोला, पुरुष ठहरा, क्रोध क्यों नहीं रहेगा? आज मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। सावित्री बोली, शायद और कहीं ठिकाना लग गया है। किंतु कुछ भी हो सतीश बाबू, स्कूल आपको जाना ही पड़ेगा, कह देती हूँ। इतने थोड़े समय के बीच ही नियमित रूप से स्कूल जाने का धंधा फिर सतीश को भार सा बनकर दबाता जा रहा था और तरह तरह के बहाने, तरह तरह के कारण निकालकर उनसे अनुपस्थित होना शुरू कर दिया था। आज उस बहानेबाजी की पुनरावृत्ति का सूत्रपात होते ही वह समझ गई। सतीश हड़बड़ाकर उठ बैठा और बनावटी क्रोध के स्वर में बोला, तुम शुभ कार्य के आरंभ में ही टोको मत। सावित्री ने कहा, या तो आप कहेंगे ही, लेकिन एंट्रेंस पास करने में 24 साल बीत गए, या डॉक्टरी पास करने में 64 साल बीत जाएंगे। सतीश ने क्रोध भाव से कहा, झूठ मत बोलो सावित्री, मैंने एंट्रेंस पास नहीं किया है। सावित्री हंसने लगी, बोली, तो एंट्रेंस भी पास नहीं किया है आपने? सतीश ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, ईर्ष्यालु मास्टरों ने मुझे पास करने के लिए परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया। सावित्री ने हंसकर कहा, तो क्या इसकी भी वही दशा होगी? किसकी? इस डॉक्टरी की? सतीश ने कहा, अच्छा सावित्री, तुम बता सकती हो कि गधों के समान लोग परीक्षा पास करके क्या करते हैं? सावित्री हंसी और वेग को दबाकर बोली, गधों के समान हैं, लेकिन आप गधे नहीं हैं। जो लोग वास्तव में गधे हैं वे पास ही नहीं कर सकते। सतीश ने दरवाजे से झांक कर एक बार देख लिया, फिर स्थिर होकर बैठ गया और गंभीर होकर बोला, यदि कोई सुन लेगा तो सचमुच ही निंदा करेगा। मेरे मुंह पर ही मुझे गधा कह रही हो? इसकी कोई कैफियत नहीं दी जा सकती। हाय रे, नसीब की मारी आज सावित्री डेरी की दाई है, इसी कारण वह इस आघात को सहकर बोली, ठीक ही तो है। या कहकर वह चली गई। सतीश फिर आलसी के समान बिस्तरे पर लेट गया। उसके मन में कर्म विहीन समूचे दिन का जो चित्र उज्जवल होकर उठ रहा था, सावित्री की बातों की चोट से उसका अधिकांश ही मलिन हो गया और मन की जिस व्यथा को लेकर सावित्री स्वयं चली गई, वह भी उसकी छुट्टी के आनंद को बढ़ाकर नहीं गई। और यद्यपि वह मन ही मन समझ गया, आज फिर नागा करने से लाभ नहीं होगा। हालांकि कुछ न करने का लोभ भी वह नहीं छोड़ सका, तो आलस से भरे चेहरे से बिस्तर पर ही पड़ा रहा। लेकिन ठीक समय पर स्नान के लिए तकाजा आ गया। सतीश उठा नहीं, बोला, जल्दी क्या है? आज तो मैं बाहर जाऊंगा नहीं। सावित्री ने कमरे में घुसकर कहा, यह नहीं हो सकता, आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा। जाइए, स्नान करके खाना खाइए। सतीश ने कहा, तुमको क्या मेरा संरक्षक नियुक्त किया गया है जो दबाव डाल रही हो? आज मैं पादमेकम न गच्छामि। सावित्री तनिक हंसकर बोली, नहीं जाना है तो स्नान तो कर लीजिए। आपके आलस्य से नौकर नौकरानियों को दुख होता है, इसे क्या आप नहीं देख सकते? सतीश ने कहा, ये कैसे नौकर नौकरानियां हैं जो 9 बजते ही तकलीफ पाने लगते हैं? इस डेरे को मुझे बदलना ही पड़ेगा। सावित्री ने हंसकर कहा, तब तो मुझे भी बदलना पड़ेगा। लेकिन तुरंत ही वह बात को दबाकर बोल उठी, तब तक आपको इसी डेरे का नियम मानकर चलना पड़ेगा, स्कूल भी जाना पड़ेगा। चलिए उठिए, दिन चढ़ता जा रहा है। इतना कहकर सतीश की धोती और गमछा स्नान घर में रख आने के लिए तेज कदमों से बाहर हो गई। सतीश रोज नियमित रूप से संध्या वंदन किया करता था। आज वह स्नान करके आया और पूजा के आसन पर बैठकर देर करने लगा। सावित्री 2-3 बार आकर देख गई और दरवाजे के बाहर से पुकारती हुई बोली, अब देर क्यों कर रहे हैं? परोसा हुआ भात तो ठंडा हो रहा है। स्कूल जाना नहीं पड़ेगा, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा आपको। कृपा करके 2 कौर खा लीजिए और जान बख्शिए हमारी। सतीश और 5 मिनट चुपचाप बैठा रहा, फिर खड़ा होकर बोला, संध्या वंदन के समय गड़बड़ी मचाने से जानती हो क्या होता है? सावित्री ने कहा, गंगा जली और पंचपात्र सामने रहकर ढोंग रचाने से क्या होता है जानते हैं? सतीश ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, मैं ढोंग रचा रहा था? कदापि नहीं। सावित्री कुछ कहने जा रही थी, फिर रुक गई। उसके बाद बोली,
इसे तो आप ही जानते हैं, लेकिन आपको भी पहले तो किसी दिन इतनी देर नहीं होती थी। जाइए, भात परोस दिया गया है। यह कहकर वह चली गई। आज जाड़े की सुंदर दोपहर में डेरा निर्जन और निस्तब्ध था। इस डेरे में रहने वाले सभी किरानी हैं। वे लोग दफ्तर चले गए हैं। रसोइया घूमने गया है। बिहारी बाजार से सौदा लाने गया है। सावित्री को भी कोई आहट आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती। सतीश ने अपने कमरे में पहले देवानिद्रा का व्यर्थ आह्वान किया, फिर उठकर बैठ गया और इधर उधर की बातें सोचने लगा। सिरहाने की तरफ वाली खिड़की बंद थी। उसको खोलकर सामने की खुली छत की ओर देखते ही उसी क्षण उसको बंद कर लिया। छत के एक छोर पर बैठकर सावित्री अपने बाल सुखा रही थी और झुककर कोई किताब देख रही थी। खिड़की बंद करने की आवाज़ से उसने चौंक कर माथे पर आंचल डालकर खड़ी होकर देखा। खिड़की बंद हो गई थी। थोड़ी देर बाद उसने कमरे में प्रवेश करके कहा, बाबू, आप मुझे बुला रहे थे? सतीश ने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया है। आपके लिए पान और पानी ले आऊं? सतीश ने सिर हिलाकर कहा, ले आओ। सावित्री ने पान और पानी लाकर बिस्तर पर रख दिया और कमरे के तमाम दरवाजे खिड़कियों को एक एक करके खोल दिया और फिर फर्श पर खुले दरवाजे के सामने बैठ गई। फिर मुस्कुराती हुई बोली, आज झूठ मूठ में आप स्कूल नहीं गए। जाऊं, आपके लिए चिलम भर लाऊं? सतीश ने पूछा, बिहारी कहाँ है? बाजार गया है, कहकर सावित्री चली गई और थोड़ी देर में चिलम भर कर ले आई। आज व्यर्थ में आपने नागा कर दिया। सतीश ने कहा, ठीक है, यही सच्चाई है। मेरा स्वभाव कुछ स्वतंत्र है, इसलिए बीच बीच में ऐसा ना करने से मुझे बीमारी हो जाती है। इसके अलावा मैं बाकायदा डॉक्टर बनना भी नहीं चाहता। इधर उधर की कुछ बातें सीख कर अपने गांव के मकान पर एक मुफ्त दवाखाना खोल दूंगा। चिकित्सा के अभाव से गांव के गरीब दुखी हैजे की बीमारी से उजड़ते जाते हैं। उन लोगों की चिकित्सा करना ही मेरा उद्देश्य है। सावित्री ने कहा, मुफ्त की चिकित्सा में क्या अच्छी तरह सीखने की ज़रूरत नहीं है? अच्छे डॉक्टर केवल बड़े आदमियों के लिए ही होते हैं और गरीबों के लिए नीम हकीम। लेकिन ऐसा होगा भी कैसे? आपके चले जाने से विपिन बाबू की तो भारी मुश्किल होगी। विपिन बाबू की चर्चा होने से सतीश लज्जित होकर बोला, मुश्किल क्या होगी भला? मुझ जैसे मित्र उनको बहुत मिल जाएंगे। इसके अलावा अब मैं वहाँ जाता भी नहीं। सावित्री ने आश्चर्य से पूछा, जाते नहीं हैं? तो फिर उनको गाना बजाना कौन सिखाता है? सतीश ने कहा, गाना बजाना क्या मैं सिखाता हूँ उन्हें? सावित्री बोली, क्या मालूम बाबू, लोग तो ऐसा ही कहते हैं। कोई नहीं कहता, वह केवल तुम्हारे मन की गढ़ी बात है। आपको विपिन बाबू का मुसाहिब कहते हैं, यह भी क्या मेरी मन की गढ़ी बात है? यह बात सुनकर सतीश आपे से बाहर हो उठा। इसका कारण था विपिन के साथ घनिष्ठ संबंध। बाहर के लोगों की चर्चा का विषय होने पर उस चर्चा का फल साधारणतः क्या निकलता है, इसकी जानकारी उसको थी। कलकत्ता वासी विपिन की घरेलू अवस्था और उसके आमोद प्रमोद की अत्यधिक सजावट बनावट के बीच परदेशी सतीश का स्थान नीचे ही उतर आएगा। सतीश के मन का यह उत्कंठित संदेह सावित्री के तीक्ष्ण प्रवाह के बिल्कुल ही उग्र मूर्ति धारण करके बाहर निकल आया। वह दोनों आंखों को सतेज बनाकर गरज उठा, क्या मैं मुसाहिब हूँ? कौन कहता है? बताओ तो। किसका नाम बताऊं? जाऊं राखाल बाबू का बिस्तर धूप में डालाऊं? रहने दो बिस्तर को, नाम बताओ। कुमुदनी, हंसकर कहा। सतीश ने आश्चर्य में पड़कर कहा, तुम कैसे जान गई? सावित्री बोली, उन्होंने मुझे काम करने के लिए बुला भेजा था। तुमको? साहस तो कम नहीं है। उसको तुमने क्या कहा? अभी तक मैंने कुछ कहा नहीं है। सोच रही हूँ वेतन अधिक है, काम कम है, इसलिए लोभ हो रहा है। सतीश की आंखों से आग की चिंगारियां निकलने लगी। उसने कहा, यह है विपिन की करतूत, तुम्हारा नाम वह अक्सर ही लेता रहता है। सावित्री ने हंसी को रोक कर कहा, लेते रहते हैं? तब तो मालूम पड़ता है मेरे ऊपर उनका मन आ गया है। सतीश क्रूर दृष्टि डालकर बोला, 100 रुपये फाइन देने के बाद से लोगों को मैं दबाता नहीं, फिर देख रहा हूँ कुछ देना पड़ेगा। अच्छा तुम जाओ। सावित्री चल दी। राखाल के बिस्तर को धूप में डालकर झटपट वापस आकर खिड़की के सुराख से झांक कर उसने देखा, सतीश कुर्ता पहन चुका है और बक्स में से एक बंडल नोट जेब में रख रहा है। सावित्री दोनों चौखटों पर हाथ रखकर रास्ता रोककर खड़ी हो गई। बोली, कहाँ जाइएगा? काम है, रास्ता छोड़ो। क्या काम है? सुनूं भी तो। सतीश ने अप्रसन्न होकर कहा, हटो। सावित्री हटी नहीं, हंसकर बोली, भगवान ने आपको किसी गुण से वंचित नहीं रखा है। इसके पहले भी आप जुर्माना दे चुके हैं। सतीश ने आंखें तरेर लीं, कुछ बोला नहीं। सावित्री बोली, यह तो आपका भारी अन्याय है।
मैं कहाँ काम करूं न करूं, या तो मेरी इच्छा पर है। आप क्यों झगड़ा करना चाहते हैं? सतीश बोला। मैं झगड़ा करूं न करूं, यह मेरी इच्छा की बात है। तुम क्यों राह रोक रही हो? सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा। अच्छा, थोड़ा सब्र कीजिए, मैं वापस आ जाऊं तब जाइएगा। सतीश ज्यों ही लौटकर खटिया पर बैठा, त्यों ही सावित्री ने बाहर आकर दरवाजे की जंजीर चढ़ा दी। खिड़की से धीरे धीरे कहती गई, जब तक आप शांत न होइएगा दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। मैं नीचे चली। यह कहकर वह सचमुच नीचे उतर गई। बाहर न जा सकने के कारण सतीश कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, फिर अपने कुर्ते को जमीन पर फेंक कर चित होकर लेट गया। विपिन के साथ उसका परिचय इलाहाबाद में हुआ था। कलकत्ता जाकर काफी घनिष्ठ हो गया था, तो भी इस डेरे पर उसका जब तब आना जाना बढ़ता चला जा रहा था। यह वह खुद भी गौर कर रहा था। आज सावित्री की बातों से यह कारण बिल्कुल ही सुस्पष्ट हो चुका था। सतीश का मित्र और बड़ा आदमी होने से इस डेरे में उसका बहुत सम्मान था। सतीश की अनुपस्थिति में भी उसकी खातिरदारी में कोई कमी न हो, इसका भार खुद सतीश ने सावित्री को सौंप दिया था। विपिन बाबू इसकी पूरी कीमत वसूल करते जा रहे थे। यह समाचार डेरे पर लौट आने पर सतीश जब तब पा रहा था। अपने मन की इस उदारता की तुलना में विपिन की उस भद्दी भूख ने गंभीर कृतज्ञता की भांति आज उसको बांध दिया, और सभी निमंत्रण आमंत्रण गाढ़ी दोस्ती एक ही पल में उसके लिए विष के समान बन गई। बाहरी तौर पर वह चुपचाप रहा, लेकिन मर्मांतक क्रोध पिंजड़े में बंद पशु के समान उसके हृदय में इस कोने से उस कोने तक घूमने लगा। 1 घंटे के बाद वापस आने पर सावित्री ने खिड़की के बाहर से धीरे धीरे पूछा, क्रोध शांत हो गया बाबू? सतीश ने जवाब नहीं दिया। दरवाज़ा खोलकर सावित्री कमरे में आकर खड़ी हो गई और बोली, अच्छा, यह कैसा अत्याचार है, बताइए ना। सतीश ने किसी और बिना देखे ही पूछा, किस बात का अत्याचार? सावित्री ने कहा, सभी अपनी भलाई खोजते हैं। यदि कहीं कोई अच्छा काम मुझे मिले तो उसे आप गुस्सा क्यों करते हैं? सतीश ने उदास भाव से कहा, गुस्सा क्यों करूंगा? तुम्हारी इच्छा होगी तो चली जाना। सावित्री बोली, हालांकि मेरे नए मालिक को पीटने की तैयारी आप कर रहे हैं। सतीश उठ बैठा और बोला, अगर तुम्हारी चीज को कोई बहला फुसला कर ले जाए तो तुम क्या करती सावित्री? लेकिन मैं क्या आपकी चीज हूं? कहकर सावित्री खिलखिलाकर हंस पड़ी। सतीश ने लजा कर कहा, धत, यह बात नहीं है, लेकिन। सावित्री ने कहा, लेकिन की अब कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। सतीश का कुर्ता जमीन पर पड़ा था। सावित्री ने उसको उठा लिया और जेब से नोट का बंडल निकाल लिया। बक्स में चाबी लगी हुई थी। नोटों को अंदर रख ताला बंद करके चाबी अपने रिंग में घुसाते घुसाते बोली, चाबी मेरे ही पास रहेगी, रुपए की जरूरत पड़ने पर मांग लीजिएगा। सतीश ने कहा, यदि तुम चोरी करो तो? सावित्री उसकी बात पर हंस पड़ी। आंचल से बंधे हुए चाबियों के गुच्छे को पीठ पर फेंक कर बोली, मैं चोरी करूंगी तो आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सतीश सावित्री के चेहरे की ओर थोड़ी देर तक टकटकी लगाए देखता रहा। उस पल भर की दृष्टि से उसे क्या दिखाई पड़ा यह वही जाने। चौंक कर वह बोल उठा, सावित्री, तुम्हारा घर कहाँ है? बंगाल में। इससे अधिक और कुछ बताने को नहीं है? नहीं। घर कहाँ है भले ही यह न बताओ, पर तुम्हारी जाति क्या है यह तो बताओ। सावित्री ने तनिक हंसकर कहा, मेरी जात जान लेने से क्या होगा? मेरे हाथ का पकाया भात तो आप खाएंगे नहीं। थोड़ी देर तक सोचकर सतीश बोला, यह संभव नहीं है, लेकिन जोर देकर मैं बिल्कुल यह नहीं कह सकता कि तुम्हारे हाथ का पकाया खाना नहीं खाऊंगा। अपनी दोनों फटी फटी चमकीली आंखों को सतीश के चेहरे पर टिका करके पल भर के बाद ही वह हंस पड़ी। बच्चों के समान सिर हिलाकर अपनी आवाज में अनिर्वचनीय दुलार भरकर बोली, मेरे हाथ का पकाया खाना आप नहीं खाएंगे, यह आप नहीं कह सकते। आखिर क्यों, बताइए ना। सतीश के सिर पर मानो भूत सवार हो गया। उसकी छाती के रक्त में उबाल आ गया। वह तुरंत भर्राए स्वर में बोल उठा, मैं क्यों नहीं कह सकता यह मैं नहीं जानता सावित्री, लेकिन तुम खाना पका कर दोगी तो मैं नहीं खाऊंगा। यह कहना मेरे लिए कठिन है। कठिन है? अच्छा, यह एक दिन देखा जाएगा। ओह, जाने दीजिए, राखाल बाबू का गावतकिया धूप में डालना भूल गई हूँ। यह कहकर पलक झपकते ही वह कमरे से बाहर निकल गई। एक बात सुनती जाओ सावित्री, कहकर सतीश एकाएक सामने की ओर झुक पड़ा और हाथ बढ़ाकर उसके आंचल का छोर पकड़ लिया। सावित्री अपनी दोनों आंखों से बिजली की वर्षा करके बोली, छी, आ रही हूँ, और झटके से आंचल छुड़ाकर तेज कदमों से ओझल हो गई। अचानक मानो एक कांड हो गया। उसका यह अचानक त्रासयुक्त पलायन, दबे हुए कंठ की आ रही हूँ की आवाज
और इन आंखों की बिजली ने वज्राग्नि के समान सतीश की समस्त दुर्बुद्धि को एक ही पल में जलाकर राख बना डाला। कुत्सित लज्जा के धिक्कार से उसका सारा शरीर शूल से बिंधे हुए सांप की भांति सिमटने लगा। उसके मन में यह ध्यान आया कि इस जन्म में वह फिर सावित्री को अपना मुंह न दिखा सकेगा। किसी कारण वह फिर न आ जाए, इस आशंका से वह उसी क्षण एक रैपर खींचकर तूफान की गति से बाहर निकल गया। 3-4 सीढ़ियां उतरना बाकी था कि तभी सतीश को ऊपर से आती सावित्री की आवाज सुनाई पड़ी। वह रसोई घर से भागी आई और मुंह बढ़ाकर पुकार कर कह रही थी, एक बारगी खाना खाकर घूमने जाइए बाबू, वापस आने में देर होगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सतीश को माने सुनाई ही नहीं पड़ा। इस तरह से लंबी सांस लेकर वह बाहर निकल गया। दूसरे दिन सवेरे सावित्री जब रसोई के बारे में पूछने के लिए आई तो सतीश ने धीरे धीरे कहा, बुरा मत मानना सावित्री। सावित्री ने विस्मय भरे स्वर में प्रश्न किया, किस बात का बुरा नहीं मानूंगी? सतीश गर्दन झुकाकर चुप रहा। मंद मंद मुस्कुराकर सावित्री ने कहा, खैर जाने दीजिए, मेरे पास समय नहीं है। क्या रसोई बनेगी? बताइए। मैं नहीं जानता, तुम्हारी जो इच्छा हो बनाओ। अच्छा, कहकर सावित्री चली गई। उसने फिर नहीं पूछा। 2 घंटे के बाद वापस आकर बोली, कैसा कांड मचा रखा है, बताइए तो। आज भी पादमेकम न गच्छामि है क्या? सतीश फिर भी चुप रहा। सावित्री ने कहा, 9 बज चुके हैं। समय बीत जाने की सूचना से सतीश रत्ती भर भी चिंता दिखाए बिना बोला, बजने दो, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा अन्याय, आलस्य में व्यर्थ समय नष्ट करना सावित्री बिल्कुल ही देख नहीं सकती थी। इसी कारण वह कुछ दिनों से भीतर ही भीतर क्रुद्ध और असहिष्णु होती जा रही थी। जरा रूखे स्वर में उसने पूछा, क्या अच्छा नहीं लग रहा है? पढ़ने जाना? सतीश स्वयं भी मन ही मन विरक्त होता जा रहा था। उसके चेहरे की ओर देखकर सावित्री असमझ गई और एक क्षण चुप रहकर अपनी आवाज को कोमल बनाकर बोली, लिखना पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, अब शायद किसी औरत का आंचल पकड़कर खींचातानी करना अच्छा लग रहा है। स्कूल जाइए, बेकार में डेयरी पर बैठे बैठे उपद्रव मत कीजिए। उसके अपमान में यद्यपि हार्दिक स्नेह और कल्याण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था, किंतु बातों के तरीके ने सतीश के समूचे शरीर में मानो कांटेदार लता को लपेट दिया। देखते देखते उसकी आंखें और चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। वह बोला, देखता हूँ जो मुंह में आता है कह डालती हो। सहारा पा लेने पर केवल कुत्ते ही सिर पर नहीं चढ़ जाते, मनुष्य को भी यह बात याद दिलानी पड़ती है। यह तो है गाली गलौज। सावित्री पल भर चुप रही, फिर आवाज को और धीमी करके बोली, मनुष्य को भी यह बात याद दिलानी पड़ती है सतीश बाबू, नहीं तो आपको ही याद दिलाने की क्यों जरूरत पड़ती कि यह है भले आदमियों का डेरा है, वृंदावन नहीं। इतना कहकर वह तेज कदमों से बाहर निकल गई। दुस्सह विस्मय से सतीश स्तंभित हो गया। सावित्री उसको इस प्रकार बींध सकती है, इस बात को तो वह अपने मन में स्थान भी नहीं दे सकता था। कुछ देर तक एक ही दशा में बैठा रहकर वह हठात उठ खड़ा हुआ और किसी प्रकार स्नान भोजन करके पढ़ने के बहाने वह बाहर निकल गया। उस दिन उसका अपमान से आहत क्षुब्ध मन उसकी प्रवृत्तियों को फटकारने लगा और वह जितना ही अपने अचिंतनीय अद्भुत व्यवहार का मतलब खोज न पाया, उतना ही मन में एक ही बात बार बार चक्कर लगाकर रेखा खींचने लगी कि क्यों उसने आंचल पकड़ा था, कौन सी बात उसे कहनी थी, और सावित्री उस तरह भाग कर न चली जाती तो वह क्या कहता, क्या करता। अंतःकरण निरंतर इन्हीं तमाम कटु प्रश्नों से सावित्री की तुलना में उसे ही अधिक निष्ठुर भाव से अविराम बींधने लगा। इस प्रकार सारा दिन वह अपने ही हथियार से स्वयं ही घायल होकर संध्या समय गंगा जी के किनारे आ उपस्थित हुआ और किसी तरह से नाव के मल्लाह की विनीत मनाही को टालकर निर्जीव की भांति एक चट्टान पर बैठ गया। कल जब सावित्री के प्रति अचानक मन की दुर्बलता प्रकट हो जाने से वह लाज के मारे डेरे से लंबी सांस लेकर भागा था, तब उस लाज में न जाने कैसी थोड़ी सी मिठास घुल मिल गई थी। न जाने किसने आड़ में रहकर उसमें भाग लिया था, लेकिन आज सावित्री के व्यंग वचन की आग से उस रस की अंतिम बूंद तक सूख गई और लज्जा बिल्कुल ही शुष्क कठिन होकर उसके हृदय में तिरछी होकर बैठ गई। उस दिन उसके आत्मसम्मान ने केवल उसका सिर झुका दिया था, पर आज तो उसकी गर्दन टूटकर गिर गई। और सबसे बढ़कर यह दुख चोट पहुंचाने लगा कि इस स्त्री से उसने जितने दिन जितने मजाक किए हैं, उन सभी का आज एक गंदा अर्थ निकाला जाएगा। कल सवेरे तक सचमुच उसके मजाकों में चुहल के अलावा कोई दूसरा अर्थ नहीं था। निर्जन दोपहर के इतने ही असंयम के बाद उस बात को तो मुंह में लाने का भी अब उपाय नहीं रहा। आसक्ति बहुत दिनों से छिपी हुई दशा में प्रतीक्षा किए हुए नहीं थी। इस बात पर तो सावित्री किसी भी तरह से विश्वास न करेगी। वह कहेगी इनके मन में यही बात थी, लेकिन उसके मन में तो कुछ भी नहीं था। इस सत्य को समझाकर कहने का समय
सुअवसर उसको कब मिलेगा? वह अच्छा लड़का नहीं है, इसकी लज्जा भी उसको खूब अधिक नहीं थी, लेकिन पाखंड का कलंक वह कैसे सहेगा? उसने मन ही मन कहा, यदि वह चोर है तो चोर के समान सेंध लगाते समय ही रंगे हाथों क्यों न पकड़ लिया गया। सावित्री मानो मन ही मन हंसकर कहेगी, यह साधु जटा का मंडल पीठ पर बांधकर त्रिशूल से सेंध लगाते पकड़ा गया। इस कलंक की कल्पना उसको जलाने लगी। इस प्रकार से बैठे बैठे रात कितनी बीत गई, इसको वह जान भी न सका। कब भाटा खत्म हो गया, कब ज्वार का पानी उसके पैरों के पास पहुंच गया, कब कलकत्ता के अंधेरे गली गलियारे गैस की रोशनी में चमचमा उठे, कब सिर के ऊपर आकाश काला हो गया और कब तारे निकल आए, कुछ भी उसे पता नहीं था। जाड़े की पनीली हवा से उसे ठंड लगने लगी और उस पार चटकल की घड़ी में जब 12 बज गए तब सतीश उठ खड़ा हुआ और अपने डेरे की तरफ रवाना हो गया। उस समय कुछ क्षण के लिए शायद वह अपने काल्पनिक आशंका को भूल गया था, लेकिन चलते चलते डेरे की दूरी जितनी घटने लगी उसका मन फिर उसी अनुपात से छोटा होने लगा। अंत में गली के मोड़ के पास आ जाने पर उसके कदम उठ ही नहीं रहे थे, ऐसी दशा हो गई। धीरे धीरे किसी प्रकार वह डेरे के दरवाजे के सामने आकर चुपचाप खड़ा रहा। डेरा निस्तब्ध है, ऐसा नहीं लगा कि कहीं कोई जागा हुआ है, और यद्यपि वह जानता था कि इतनी रात गए सावित्री अवश्य ही अपने घर लौट गई होगी, तो भी दरवाज़ा खटखटाने पुकारने का साहस उसका नहीं हुआ। भय होने लगा कि कहीं वही आकर दरवाज़ा न खोल दे। ठीक उसी समय किवाड़ अपने आप खुल गया। एक क्षण सतीश चुप रहा, फिर बोला, कौन है? बिहारी? हाँ बाबू। सब खा चुके? जी हाँ। दाई चली गई है? जी हाँ, मुझे बैठे रहने को कहकर वह बस अभी अभी गई। यह सुनकर सतीश की जान में जान आई। प्रसन्न होकर उसको दरवाज़ा बंद करने को कहकर वह ऊपर चला गया। बिहारी आकर बोला, बाबू आपका खाना? खाना रहने दो बिहारी, मैं खा कर आया हूँ। बिहारी ने कहा, आपके लिए पान और पानी मेज़ पर रखा हुआ है। अच्छा, तू जाकर सो जा। बिहारी चला गया। सतीश बिस्तर पर लेट गया और तुरंत सो गया। झगड़ा कर चुकने के बाद सावित्री का मन भी अच्छा नहीं था। सतीश ने अप्रिय बात कही थी, तो भी पलटकर उसे नहीं कहना चाहिए था। यह बात सारी दोपहर उसको क्लेश देती रही। इसलिए शाम के बाद किसी समय एकांत में क्षमा याचना कर लेने की आशा में प्रतीक्षा करते करते जब शाम बीत गई, तब उसकी आशा आशंका में बदलने लगी। वह जानती थी इस कलकत्ता में विपिन के यहाँ जाने के सिवा सतीश के लिए और कोई स्थान नहीं है। इसलिए सबसे पहले यह भय उत्पन्न हो गया कि वह उसी दल में सम्मिलित तो हो गया होगा। क्रमशः रात बढ़ने लगी। सतीश नहीं आया। वह और कहीं जा सकता है, ऐसा विचार भी उसके मन में नहीं आया। संदेह दृढ़ होकर जब विश्वास में बदल गया, तब प्रतीक्षा करना भी उसके लिए असंभव हो गया। वास्तव में उसको घृणा होने लगी कि क्षमा मांगने के लिए वह ऐसे आदमी की बाट देख रही है। इस कारण बिहारी को बैठने को कहकर सावित्री बहुत रात गए घर लौट गई। अपने घर जाकर वह बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन आंखों में नींद नहीं आई। उसकी समूची देह किसी अजीब बेचैनी से सुबह के लिए छटपटाने लगी। कमरे की छोटी सी टेबल घड़ी में कब कितना बजा, इसकी आवाज़ उसने जागे जागे सुनी। सवेरे के लिए और इंतजार न कर पाने की वजह से वह मुंह अंधेरे ही उठ पड़ी। कपड़े बदले और आंख मुंह में पानी डालकर वह निकल पड़ी। उस समय रास्ते से होकर मारवाड़ी स्त्रियां गाते गाते गंगा स्नान करने के लिए चली जा रही थी। गंगा की ओर मुंह करके जैसे ही सावित्री ने कहा, गंगा मैया जाकर सब अच्छा ही देखूं, वैसे ही उसके दोनों होंठ कांपने लगे। आंसू से दोनों आंखें भर आईं और इस कल्पित आशंका से उसने संपूर्ण मन को परिपूर्ण बनाकर वह राह में तेज कदमों से चलते चलते 1000 बार मन ही मन बोलने लगी, सकुशल रहे, जो मन करे करे लेकिन अच्छा रहे। डेरे पर पहुंचने पर पुकारने के बाद बिहारी ने दरवाज़ा खोलने के साथ ही कहा, सतीश बाबू बहुत रात गए आए थे और मालूम नहीं कहाँ से खाना खाकर आए थे। यह सूचना पहले ही दे देने की आवश्यकता है। यह बात उस बूढ़े से छिपी नहीं थी। सावित्री ऊपर जा रही थी कि ठिठक कर खड़ी हो गई। माथे पर बल देकर उसने प्रश्न किया, रात को उन्होंने खाना नहीं खाया क्या? नहीं, उनका खाना तो ढका रखा हुआ है। सावित्री सिर्फ एक हूँ कहकर ऊपर चली गई। उसका दुश्चिंता से ग्रस्त मन निर्भय होने के साथ ही फिर ईर्ष्या से जल उठा। अगले दिन चढ़ जाने पर जब सतीश की नींद टूटी तो उसे याद आई सावित्री। ठीक उसी समय सावित्री मुंह लटकाए आ खड़ी हुई। उसके मुंह की ओर सिर्फ एक बार देखकर सतीश ने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद सावित्री ने कहा, क्या खाना बनेगा? यह जानने के लिए आई हूँ। सतीश ने बिना किसी ओर देखे कहा, जो खाना रोज बनता है वही। अच्छा, कहकर सावित्री जाने को तैयार होते ही फिर खड़ी हो गई।
बोली, लिखने पढ़ने की तरह ही बाबू को क्या खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता? सतीश ने धीरे धीरे कहा, मैं खा कर आया था। उसने भय से झूठी बात कह दी, लेकिन कहाँ उसने खाना खाया, इस बात को भी सावित्री ने घृणा के कारण नहीं पूछा। थोड़ी देर चुप रहकर बोली, आज 2 दिन से आप भागते हुए घूम रहे हैं, किस भय से? जरा सुनो तो। मेरे कारण यह असुविधा होती तो आप मुझे जवाब दे सकते हैं। सतीश ने मुंह उठाकर कहा, तुम्हारा क्या कसूर है? इसके अलावा मैं तो जवाब देने वाला मालिक भी नहीं हूँ। यह डेरा तो केवल मेरा अकेले का नहीं है। सावित्री ने कहा, अकेले का होता तो शायद जवाब दे देते। अच्छा, तो ऐसा करती हूँ कि मैं खुद ही चली जाती हूँ। सतीश ने उत्तर नहीं दिया। यह देखकर सावित्री मन ही मन और भी जल उठी। बोली, मेरे जाने से आप खुश होंगे? आपके पैरों पड़ती हूँ सतीश बाबू, हाँ या नहीं, एक जवाब तो दीजिए। फिर भी सतीश चुप रहा। सावित्री इस डेरे के लिए कितने काम की है, यह बात वह जानता था, और इस प्रकार उसके चले जाने से कोई भी बात छिपी न रहेगी। तब सब बातें एक मुंह से दूसरे मुंह तक पहुंचते पहुंचते कैसा घृणित रूप धारण कर लेंगी, इसका निश्चित अनुमान करके वह डर गया। पल भर चुप रहकर उसने मीठे स्वर में कहा, मुझे माफ़ करो सावित्री, जब तक मैं यहाँ हूँ कम से कम तब तक तुम कहीं मत जाना। कोई और समय होता तो वह तुरंत माफ़ कर देती, लेकिन सतीश के संबंध में वह शायद एक संदेह मन ही मन पोषण कर रही थी। इसलिए इस मृदु आवाज़ को छल समझकर वह निर्दय हो उठी और उसी की आवाज़ का अनुकरण करके वह उसी क्षण बोल उठी, आप इतना दिखावा करके माफ़ी मांगकर साधु बनने जा रहे हैं, किस लिए? मुझे ऐसी नीच स्त्री का आंचल पकड़कर खींचना आपके लिए क्या कोई नई बात है कि लाज से बिल्कुल ही मरते जा रहे हैं? इससे तो अच्छा यह है कि आप अपने घर चले जाइए। कलकत्ता में रहकर झूठ मूठ में बर्बाद मत होइए। लिखना पढ़ना आपके बस की बात नहीं है। जो सतीश उग्र स्वभाव के कारण किसी की भी परवाह नहीं करता था, बातों को सह लेना जिसका स्वभाव नहीं था, वह इस समय इतने बड़े अपमान की बात से चुप रहा। उसका अपराधी मन भारी बोझ से दबे हुए बोझ ढोने वाले पशु के समान इस प्रकार निरुपाय दशा में राह में सिकुड़ कर पड़ा हुआ था कि सावित्री के बार बार के निष्ठुर आघात से भी वह हरगिज अपना सिर उठाकर खड़ा न हो सका। सावित्री की सुध लौटी, उसकी स्पर्धा क्रोध को भी पार कर गई। यह बात उसके अपने कानों में भी गूंजने लगी। बहुत देर तक वह चुपचाप खड़ी रही, फिर धीरे धीरे बाहर निकल गई। आज भी सावित्री सारे कामकाज निपटाकर सारा दिन उत्सुक बनी रही। सतीश यदि कल के समान आज भी क्रोध करता अथवा एक भी बात का उत्तर देता तो अच्छा होता, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। गंभीर उदास मुंह से रोज की भांति खाना खाकर पढ़ने चला गया और ठीक समय पर वापस आ चुप होकर कमरे में बैठा रहा। आड़ से सावित्री सब कुछ देखती रही, लेकिन कोई बहाना बनाकर भी उसके कमरे में जाने का आज उसे साहस नहीं हुआ। रोज शाम को पहले वह अपने हाथों से उसका कमरा झाड़ बुहाराया करती थी, आज उसने बिहारी को भेज दिया। शाम को रोशनी भी बिहारी ही जला आया। रोज इसी समय राखाल बाबू के कमरे में पासे का अड्डा जमता है, सो वह आज भी जमा और रह रहकर बात बात पर हंसी के फव्वारे छूटने लगे। सामने की खुली छत पर कोई न था। सावित्री ने इधर उधर देखा। अपने सारे संकोच को उसने बरबस घसीट कर निकाल फेंका और चुपचाप दबे पांव सतीश के कमरे में आकर खड़ी हो गई। सतीश बिस्तर पर चित पड़ा हुआ मानो छत की कड़ियां गिन रहा था। अब वह उठ बैठा। क्षण भर चुप रहकर सावित्री ने पूछा, संध्या वंदन का सामान ठीक कर दूं? सतीश ने कहा, कर दो। सावित्री को फिर चुप हो जाना पड़ा, लेकिन 2 क्षण बाद वह फिर बोली, भला सोचिए तो सही, लोग क्या कहेंगे? सतीश ने कोई उत्तर नहीं दिया। सावित्री ने कहा, आपने मुझे तो रहने को कहा, लेकिन आप खुद यह क्या कर रहे हैं, बताइए तो। सतीश ने गंभीर भाव से कहा, मैं क्या कर रहा हूं? कुछ तो नहीं। हाँ, केवल चुप हूं। सावित्री ने कहा, यह चुप्पी ही तो बुरी है। जब और कोई चुप नहीं है तब आपके चुप रहने पर ही तर्क होगा। क्या आप यही चाहते हैं? क्षण भर स्थिर रहकर बोली, एक कहावत है ना, दुखती रग को छेड़ना। आप ठीक वही काम कर रहे हैं। आपने कोई दोष नहीं किया है, हालांकि दोषी बनकर बैठे हुए हैं। इसी को लेकर 5 आदमी कानाफूसी करेंगे, हंसी मजाक उड़ाएंगे। भले ही आपको यह बर्दाश्त हो, पर मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं देखती हूँ, मुझे यहाँ से अब जाना ही पड़ेगा। सतीश ने मन ही मन बेचैन सा होकर कहा, क्या सचमुच ही मैंने कोई भी दोष नहीं किया है? सावित्री ने कहा, नहीं, आपने कोई दोष नहीं किया है। तनिक सोचिए भी तो, आपका मन साफ हो जाएगा। मेरे साथ आपने जो कुछ किया है वह तो। इतना कहकर सावित्री एकाएक रुक गई।
जैसे दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक किसी गहरी खाई के किनारे पहुंचकर अपने दोनों पांव उठाकर प्राणों की बाजी सी बदलकर अड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार सावित्री की चलती हुई जीभ भी एकाएक रुक गई। उसकी अचानक निस्तब्धता से विस्मित सतीश ने जैसे ही सिर उठाया कि दोनों आंखें चार हुईं। मारे लज्जा के सावित्री आप ही मर सी गई। वह कहने चली थी कि उस जैसी स्त्री के प्रति ऐसा अपराध करना कोई लज्जा का विषय नहीं, किंतु मारे लज्जा के उसका रोम रोम कांप उठा। सतीश कुछ कहना चाहता था। सावित्री ने रोक कर कहा, चुप रहिए, जाने दीजिए, झूठ मूठ दिल को ताड़ बनाने की कोशिश मत कीजिए। अरे ओ बिहारी, बाबू की पूजा का स्थान जरा जल्दी से धो दो, मैं बहुत देर से आसन लिए खड़ी हूँ। बिहारी किसी काम से इसी ओर आ रहा था, तुरंत ही पानी लाने वापस चला गया। सावित्री ने कुछ रूठ कर कहा, आपके रंग ढंग और बात व्यवहारों से 2 दिनों से मैं कितनी ऊब उठी हूँ, पर इसे क्या आप एक बार नजरें उठाकर देख भी नहीं पाते हैं? अजीब बात है। उसकी इतनी शीघ्रता से कही हुई इन बातों को भली भांति समझने की फुर्सत सतीश को नहीं मिली। फिर उसकी भीतरी ग्लानि मानो साफ आने को आई। उसके बाद ही क्षमा प्राप्त अपराधी की भांति उसने व्यग्र स्वर में कहा, पर क्या मैंने तुम्हारा अपमान नहीं किया है सावित्री? सावित्री ने अधीर होकर कहा, आप समझते नहीं हैं तो मैं कैसे समझाऊं? 100 बार 1000 बार कहती हूँ कि आपके उस व्यवहार से मेरा तनिक भी अपमान नहीं हुआ। कृपा कर आप ठिकाने आइए, मन को स्थिर कीजिए। बस हाथ जोड़कर मैं आपसे यही विनती करती हूँ। उत्तर में सतीश कुछ कहना चाहता था, किंतु सावित्री भवें टेढ़ी करके इशारे से मना कर झट बोल उठी, लीजिए, बिहारी आ गया। बिहारी लोटे में पानी ले आया। सावित्री ने उससे लोटा लेकर कमरे का एक कोना अच्छी तरह धो पोंछ कर सतीश से कहा, अच्छा अब आप आइए, हाथ पैर धोइए और कपड़े बदलकर संध्या वंदन करने के लिए बैठिए। अर्घा और अचमनी उस आले पर रखी हुई है। उसने हाथ से दिखा दिया और बातों से सतीश के हृदय के असह्य भार को एकदम हल्का कर सावित्री बिहारी को साथ लेकर धीरे धीरे बाहर चली गई। सतीश ने मन लगाकर संध्या वंदन समाप्त कर उठा तो देखा कि इसी बीच कोई चुपचाप आसन बिछाकर खाना रख गया है। यद्यपि कमरे में और कोई नहीं था, तो भी उसने समझ लिया कि वह अकेला नहीं है। आसन पर बैठकर उसने धीरे धीरे कहा, अभी इतना अधिक खा लूंगा तो फिर रात को न खा सकूंगा। बाहर से उत्तर आया, खाने की जरूरत भी न होगी, विपिन बाबू के यहाँ से निमंत्रण आया हुआ है। सतीश हंस पड़ा, बोला, जाओ, तंग न करो, मैं कहीं न जा सकूंगा। सावित्री ने आड़ से कहा, भला ऐसा भी होता है? बेचारे ने कहला भेजा है। कहाँ जाना है आप जानते हैं? आप नहीं जाएंगे तो उनके सब किए कराया पर पानी फिर जाएगा। शायद गाने बजाने की कुछ भी हो, कहकर सतीश ने यह प्रसंग बंद किया और चुपचाप खाने लगा। खा पीकर मुंह हाथ धो, सिरहाने बत्ती रख, चारपाई पर लेट, अच्छे लड़के के समान एक डॉक्टरी पुस्तक को खोलकर चित होकर लेट गया, किंतु पढ़ने में किसी तरह मन नहीं लगा सका। उसका चिंता रहित चित्त बेलगाम घोड़े के समान बिना जरूरत के जहां तहां दौड़ने लगा। उस समय रसोइये ने रसोई घर में रसोई चढ़ा दी थी और बिहारी से गांजा मलवा रहे थे। राखाल बाबू के कमरे में पासे का शोर क्रमशः तेज होता जा रहा था। सतीश ने पुकारा, सावित्री। सावित्री उस समय भी चौखट के बाहर बैठी हुई थी। बोली, कहिए। सतीश ने कहा, विपिन बाबू का निमंत्रण स्वीकार कर उनके यहाँ जाना पाप है। बिना समझे मैंने पाप किया है, पर अब समझ बूझकर पाप नहीं करूंगा। सावित्री ने बाहर से प्रश्न किया, इसे आप पाप क्यों कहते हैं? सतीश ने कहा, मुझे मालूम है कि उसके गाने बजाने का प्रबंध कहाँ हो रहा है, उस स्थान पर जाना ही पाप है। सावित्री, तो ऐसी जगह मत जाइए। सतीश ने उत्तेजित होकर कहा, जरूर नहीं जाऊंगा, लेकिन वह सहज ही मुझे छोड़ देगा, ऐसा नहीं जान पड़ता। इसीलिए तुम्हें पहले से ही बता देता हूँ, यदि कोई आए भी तो टाल देना, कह देना मैं घर में नहीं हूँ, रात को आऊंगा भी नहीं। समझ गई ना? सावित्री ने कहा, समझ गई। सतीश ने एक कर्तव्य पालन कर निश्चित भाव से सांस ले क्षण भर चुप रहने के बाद कहा, न जाने कहाँ से पनीली हवा आ रही है सावित्री, जरा खिड़कियां बंद कर दो। सावित्री कमरे में आकर खिड़कियों को बंद करने लगी। सतीश एकटक उसकी ओर देखता रहा। देखते देखते अचानक कृतज्ञता से उसका हृदय भर आया। प्यार से बोला, अच्छा सावित्री, तुम अपने को नीच स्त्री क्यों कहती हो? सावित्री मुड़कर खड़ी हो गई और बोली, तो सच्ची बात नहीं कहूंगी? सतीश ने कहा, यह तो हरगिज सत्य नहीं है। तुम गंगा जी में गर्दन भर पानी में खड़ी होकर कहोगी तब भी मैं विश्वास नहीं करूंगा। सावित्री ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं करेंगे विश्वास? सतीश, यह मैं नहीं जानता,
शायद इसलिए कि यह सच नहीं है। ना तो नीचों के समान तुम्हारा व्यवहार है, ना वैसी बातचीत, और ना ही वैसी शक्ल सूरत है। हाँ, तुमने इतना पढ़ना लिखना कहाँ सीखा? सावित्री पास ही फर्श पर बैठ गई और हंसकर बोली, इतना कितना? जरा सुनूं भी तो। सतीश उसकी व्याख्या करने के लिए प्रस्तुत हुआ। खुली पुस्तक उसने एक ओर रख दी और मुंह बाए रुक गया। पास ही बहुत तेजी से आते हुए किसी के जूतों की आहट सुनाई पड़ी और दूसरे ही पल उसके कमरे के बहुत ही निकट किसी शराबी की लड़खड़ाती आवाज आई, सतीश बाबू। सतीश समझ गया कि विपिन की जमात वाले आ पहुंचे हैं, उसे लीवा ले जाने के लिए। आगे पीछे की कोई बात ना सोच उसने झट मुंह से फूंक मारकर रोशनी गुल कर दी और सारा शरीर एक कंबल से ढककर सो गया। थोड़ी दूर पर बैठी हुई सावित्री व्याकुल होकर बोली, अरे यह क्या किया आपने? क्षण भर बाद ही अंधेरे दरवाजे के सामने दो व्यक्ति आकर खड़े हो गए। एक ने कहा, यही तो सतीश बाबू का कमरा है। दूसरे ने कहा, नौकर ने तो कहा था कि सतीश बाबू कमरे में ही है। पहले व्यक्ति ने झुंझलाकर कहा, कमरे में तो अंधेरा है, भला कोई भला आदमी शाम को अंधेरे में बैठा रहता है, तुम भी बस। दूसरे ने उत्तर में फुसफुसा कर कहा, ठीक है, और पॉकेट से दिया सलाई ढूंढ निकाली और कांपते हुए हाथ से उसे जलाने लगा। इधर बिस्तर पर सतीश के शरीर का खून पानी हो गया। वह बिलायती कंबल से अपने आप को सिर से लेकर पैर तक ढक लेने की वजह से पसीने पसीने होने लगा। उधर सावित्री मारी लज्जा और घृणा के सुन्न हो गई। दिया सलाई जल उठी। यहाँ कौन बैठा है? पहले आदमी ने ज्यों ही घर में घुसकर दिया सलाई जलाई, त्यों ही सावित्री उठ खड़ी हुई। दूसरे आदमी ने जरा हटकर प्रश्न किया, सतीश बाबू कहाँ हैं? सावित्री चुपचाप बिस्तर की ओर संकेत करके बाहर चली गई। उसके जाते ही दोनों शराबियों ने ठठाकर हंसना शुरू कर दिया। उस हंसी की आवाज़ और मतलब सावित्री के कानों में जा पहुंची। सतीश कंबल के भीतर बार बार अपने लिए मृत्यु बुलाने लगा। उन लोगों ने कंबल खींचकर अलग फेंक दिया और सतीश को जबरदस्ती पकड़ कर ले गए। जब तक उनका जोरों का ठहाका घर के बाहर निकलकर हवा में विलीन नहीं हो गया, तब तक सावित्री एक अंधेरे कोने में दीवार से सिर टिकाकर इस प्रकार खड़ी रही जैसे उसके सिर पर वज्रपात हुआ हो। किंतु डेरे में किसी को कुछ मालूम न हो सका। रसोई घर में महाराज अभी गांजे का दम लगाना समाप्त कर बिहारी को यह समझा रहे थे कि वेदों ने किस प्रकार इसे मुक्ति दिलाने वाला बतलाया है, और दूसरे कमरे में राखाल बाबू का दल इस बात की परख करने लगा कि हड्डी का पासा आदमी की चिल्लाहट सुन सकता है या नहीं। रास्ते में आकर तीनों एक गाड़ी में बैठ गए। उनकी हंसी असह्य हो जाने पर सतीश ने बहुत ही रूखे स्वर में कहा, या तो आप लोग चुप रहिए या मुझे माफ़ कीजिए, मैं उतर जाता हूँ। उसकी बात सुन एक तो अच्छी बात है कहकर बड़ी विकट आवाज में हंस पड़ा और दूसरा अपने साथी को चुप रहने के लिए डांटते हुए उससे भी जोर से हंस उठा। सतीश यह समझकर कि इन शराबियों को समझाना बेकार है, विफल गुस्से से खिड़की से मुंह निकालकर रास्ते की ओर देखने लगा। रात को अंधेरे बरामदे में सावित्री चुपचाप बैठी हुई थी। मालूम होता है शाम को जो लज्जाजनक घटना हो गई थी उसका मन अब भी उसकी चर्चा कर रहा था। उसी समय बिहारी आकर खड़ा हुआ और बोला, बेटी, सब लोग खा पी चुके, महाराज तुम्हें जलपान करने को बुला रहे हैं। सावित्री ने सिर उठाकर खिन्न मन से कहा, बिहारी, आज मैं नहीं खाऊंगी। बिहारी सावित्री को प्रेम की दृष्टि से देखता था, वह उसे मानता भी था। चिंतित होकर पूछा, खाओगी क्यों नहीं बेटी? तबीयत तो अच्छी है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है, लेकिन खाने को जी नहीं चाहता। जाओ, तुम लोग खा पी लो। बिहारी ने कहा, तो चलो, तुम्हें घर पहुंचाऊं? सावित्री ने कहा, अच्छा चलो, लेकिन हाँ बिहारी, एक बात है, सतीश बाबू अभी तक लौटे नहीं हैं, उनके आने तक तुम जागे रह सकोगे? बिहारी ने थोड़ी देर तक सोचा और कहा, मैं? लेकिन मेरी कमर तो आज फिर दर्द हो रही है। तब क्या होगा बिहारी? बिहारी ने जरा सोचकर कहा, अगर आज तुम महाराज को बुलाकर कह दो तो? सावित्री जल्दी से बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उन्हें इस ठंड में तकलीफ नहीं दूंगी, वे ठहरे ब्राह्मण, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बिहारी। अनिच्छुक बिहारी कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, अच्छा, ना सही, मैं ही रहूंगा, तो चलो तुम्हें घर पहुंचा आऊं। सावित्री उठ खड़ी हुई, दो एक कदम चलकर ठहर गई, बोली, बिहारी रहने दो, तुम जाओ, खा लो, उसके बाद ही जाऊंगी। बिहारी चला गया तो सावित्री पास आकर वहीं बैठ गई और चुपचाप अंधेरे आकाश की ओर देखने लगी। आज सतीश के संबंध में उसे बड़ी आशंका थी। उसे शराबियों के हाथ में पड़ते उसने अपनी आंखों से देखा था। इससे उसका मन घर जाने को तैयार न हो सका। जिस सतीश के व्यवहारों के कारण सावित्री ने मन ही मन अपमान और लांछन सहने के बाद आज सवेरे तक यही निश्चय कर रखा था कि अब मैं यहाँ काम छोड़ दूंगी, उसी सतीश की अवश्यंभावी दुर्गति के भय से भयभीत हुआ बेचैन हो उठी थी।
सतीश के सारे अपराधों को भूले बिना और उस पर आने वाली भावी विपत्ति का कोई उपाय किए बिना वह घर जाने को किसी प्रकार तैयार न हो सकी। बिहारी खा पी कर आया तो उसने कहा, बिहारी तुम जाओ सो रहो, मैं यहीं रहती हूँ। बिहारी ने आश्चर्य से पूछा, तुम घर नहीं जाओगी? बाबू को लौट आने दो। क्या तुम मुझे घर पहुँचाने न जा सकोगे? क्यों नहीं पहुँचा सकूँगा, ज़रूर पहुँचा सकूँगा। तो फिर यही ठीक है, मैं हूँ, तुम जाकर सो जाओ। बिहारी प्रसन्न होकर चला गया तो सावित्री एक चादर ओढ़कर बैठी रही। वे दोनों शराबी जो कुछ देख गए हैं उसे अवश्य लोगों के सामने गाते फिरेंगे। इसमें उसे लेश मात्र भी संशय नहीं था और कोई भी इस घटना का दूसरा अर्थ नहीं लगाएगा। इस बात में उसे संदेह नहीं रह गया। विपिन को वह जानती थी, वह इस बात को अवश्य सुनेगा और जब उसका यहाँ आना जाना होता है तब यहाँ के लोग भी यह बातें जाने बिना नहीं रहेंगे। इसके बाद फिर सतीश कौन सा मुँह लेकर एक घड़ी भी यहाँ रह सकेगा? इस झूठे कलंक की लज्जा वह कैसे सहेगा? संयोगवश जो हुआ वह तो हो ही गया। अपने विषय में वह यहीं तक सोचकर ठहर गई, लेकिन बार बार सोचकर भी सतीश के संबंध में उसकी बुद्धि ने कुछ काम नहीं किया। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी। हालांकि सतीश का पता नहीं। पास ही किसी पड़ोसी के घर की घड़ी में टन टन करके 2 बज गए। सुनसान गहरी रात में घड़ी की आवाज़ स्पष्ट सुनाई पड़ी। छत से ठंडी ठंडी हवा का झोंका आकर उसकी आंखों को नींद से दबाने लगा। तो भी वह दरवाजे पर कान लगाए जागती बैठी रही। जब रात बहुत थोड़ी शेष रह गई तब एक गाड़ी की आवाज़ सुनकर वह चौंक कर उठ बैठी। उसे मालूम हुआ कि गाड़ी उन्हीं लोगों के डेरे के दरवाजे पर आकर लगी है। सावित्री चुपचाप नीचे उतरी और सावधान होकर दरवाजे के पास आ खड़ी हुई। यदि कोई दूसरा हो, इस भय से उसने सहसा दरवाज़ा खोलने का साहस नहीं किया। देर होने लगी। किसी ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया। जो गाड़ी आई थी वह भी वापस चली गई। सहसा सावित्री का हृदय भय से भर गया और तुरंत सब दुविधा छोड़कर उसने फुर्ती से किवाड़ खोल दिए। सतीश चौखट के सहारे बैठ गया था। लुढ़का हुआ सा पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। आंखें मुदी हुई थीं। उसके कपड़े के कीचड़ और ललाट के एक और रक्त की रेखा पास के गैस की रोशनी में स्पष्ट देखते ही सावित्री रो पड़ी। साथ ही साथ उसने उसके सामने आ घुटने टेके और दोनों हाथों से सतीश का मुंह उठाकर बोली, बाबू ऊपर चलिए। सतीश ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। सावित्री ने आंखें पोंछकर कहा, कहीं चोट लगी है? नहीं, चोट नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ। यह तो रास्ता है, कमरे में चलिए। सतीश ने फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, जाऊँगा नहीं, मैं ठीक हूँ। सावित्री ने डांट कर कहा, मैं कहती हूँ उठिए। डांट खाकर सतीश की लाल विह्वल आंखें खुली। वह कुछ देर देखता रहा, फिर उसकी ओर दोनों हाथ बढ़ाकर बोला, चलो। उसी के कंधे का सहारा लेकर सतीश उठ खड़ा हुआ। उसी के सहारे बड़े कष्ट से बड़ी देर तक लड़खड़ाते लड़खड़ाते अंधेरी सीढ़ियाँ चढ़ ऊपर कमरे में आकर लेट गया। लड़खड़ाती हुई आवाज़ से कहने लगा, सावित्री, तुम्हारा ऋण मैं किसी जन्म में न चुका सकूंगा। सावित्री ने कहा, अच्छा, अब आप सो जाइए। सतीश तुरंत उठ बैठा, बोला, क्या सोऊं? हरगिज नहीं। सावित्री ने फिर डांटते हुए कहा, फिर वही बात। सतीश लेट गया। सावित्री अल्टेन लाकर उसके घाव को जांच परख कर धो दिया और पूछा, वहां कैसे गिर पड़े? सतीश ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, गिरा नहीं हूं। सावित्री रूंधे हुए स्वर में बोली, फिर यदि किसी दिन आपने शराब पी तो मैं आपके पैरों में सिर पटक कर जान दे दूंगी। सतीश ने तुरंत कहा, अब कभी नहीं पीऊंगा, मुझे छूकर कसम खाइए। कहते हुए सावित्री ने अपना दाहिना हाथ बढ़ा दिया। सतीश ने अपने दोनों हाथों से उसका भीगा हुआ ठंडा हाथ लेकर कहा, लो, कसम खाता हूँ, अब कभी न पीऊंगा। सावित्री ने हाथ खींच लिया। कहा, याद रहेगा? न याद रहे तो तुम याद करा देना। अच्छा, मैं जाती हूँ, आप सोइए। कहकर सावित्री चुपचाप सावधानी से किवाड़ बंद करके बाहर जा खड़ी हुई। ठीक सामने ही शुक्र तारा टिमटिमाता हुआ जल रहा था। उधर देखकर सावित्री अपने हाथ जोड़कर रोती हुई बोली, भगवान, तुम गवाह रहना। उस समय पौ फट रही थी और उस धुंधलके को चीरती हुई बैलगाड़ी की आवाज़ और मोहल्ले की मैदे की फैक्ट्री की सीटी सुनाई पड़ने लगी। सावित्री तेज कदमों से नीचे उतर गई और रसोई घर के एक कोने में रैपर से पाँव से लेकर सिर तक ढक कर लेट गई और दूसरे ही पल नींद से बोझिल उसकी दोनों आंखें मुंद गईं।